गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 3 पंच परमेश्वर नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। यह कहानी महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियों में से एक है। इस कहानी के माध्यम से यह समझाया गया है कि न्याय करते समय ना कोई मित्र होता है और ना ही शत्रु। न्याय के आसन पर बैठा व्यक्ति निष्पक्ष होना चाहिए, तभी सच्चा न्याय किया जा सकता है। यह कहानी दो मित्रों की है, जिसमें एक का नाम जुम्मन शेख और दूसरे का नाम अलगू चौधरी रहता है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। सांझे में खेती होती थी। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें ना तो खान पान का व्यवहार था और न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत में जायदाद, किंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह मिल्कियत अपने नाम करवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। अब बेचारी खाला को प्रायः नित्य ही कड़वी बातें सुननी पड़ती थी और अपमान सहन करना पड़ता था। कुछ दिन उसने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह थोड़ी ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई और उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन की जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वो बोले, हाँ जरूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटखट पसंद नहीं है। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। ऐसा कौन था जो उसको अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके? इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी, उसका निर्णय करना जरूरी था। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है और ना तन को कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारे सिवा किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न को लेकर जुम्मन और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। खाला बोली, खुदा से डरो, पंच किसी के दोस्त होते हैं ना दुश्मन। मैं तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी की तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, पर जब अलगू ने जुम्मन से जिरह शुरू की तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ने लगा। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसा काया पलट हो गया कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है।
क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी? जुम्मन शेख इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। माहवार यानी महीने महीने में एक बार। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। इस फैसले ने अलगू जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। वे मिलते जुलते थे, मगर इस तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती थी। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। दय योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वे इक्का हाँकते थे। इक्का यानी बैलगाड़ी। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते। मंडी से तेल नमक भरकर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखटक 3-4 खेप हो जाए। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी, घाटे की परवाह ना की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने। वे दिन में 3-4 खेप करने लगे। चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी ना ले पाता कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजती थी। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यह आठों पहर की खपत। महीने भर में वह पिस सा गया। एक दिन चौथी खेप में समझू साहू ने दूना बोझ लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू को जल्दी पहुंचाने की फिक्र थी। उन्होंने कई कोड़े निर्दयता से फटकारे। बैल धरती पर गिर पड़ा और ऐसे गिरा कि फिर न उठा। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू और सहुआन दोनों झल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। लोगों ने परामर्श दिया कि इस तरह सिर फुटौल से काम नहीं चलेगा। पंचायत करा लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत बैठी तो रामधर्म मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किसको किसको पंच बदते यानी बनाते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुने। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कुछ उर्ज यानी ऐतराज तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उर्ज होगा। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते हुए शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी के सदृश यानी देवताओं की वाणी की तरह होगा, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। मेरा सत्य टलना उचित नहीं होगा। पंचों ने दोनों पक्षों के सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय बैल लिए
लिया उस वक्त उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी वक्त दाम दे दिए जाते तो आज समझू साहू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का अच्छा प्रबंध न किया गया। सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन शेख के पास आए और उन्हें गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इन आंसुओं के दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से पनप उठी। बच्चों, अब यह पाठ अब समाप्त होता है। इसमें मुंशी प्रेमचंद ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम किसी बड़े पद पर बैठे और जिस पर हमारे ऊपर लोगों का विश्वास रहता है, उस समय हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। हमें उस समय केवल न्याय और सच का साथ देना चाहिए। अब इसका हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में कैसी मित्रता थी? तो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में गाढ़ी मित्रता थी। बूढ़ी खाला ने अलग रहने की मांग क्यों की? बूढ़ी खाला ने अलग रहने की मांग इसलिए की क्योंकि जुम्मन उन्हें खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं देता था और ना ही उन्हें खर्चे के लिए पैसे देता था। अलगू चौधरी ने किसके पक्ष में फैसला दिया? तो अलगू चौधरी ने बूढ़ी खाला के पक्ष में फैसला दिया। अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? समझू साहू अलगू चौधरी से एक बैल खरीदा था और उन्होंने उसके दाम नहीं दिए थे, परंतु बीच में ही समझू साहू ने बैल से इतना ज़्यादा परिश्रम कराया कि उसकी मृत्यु हो गई और अलगू चौधरी उसके दाम मांगने आते तो समझू साहू उसके दाम नहीं देता था। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। मौका मिलने पर भी जुम्मन शेख ने अलगू चौधरी से अपना बदला क्यों नहीं लिया? तो मौका मिलने पर भी जुम्मन शेख ने अलगू चौधरी से अपना बदला इसलिए नहीं लिया क्योंकि सरपंच का जो आसन होता है वह एक देवता की आसन की तरह होता है। उस पर जो भी बैठकर न्याय किया जाता है वह देवताओं के न्याय की तरह होता है। इसलिए जुम्मन शेख ने यह सोचा कि इस वक्त मैं न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ और इस समय मेरे मुंह से जो भी वाणी निकलेगी वह देवताओं की वाणी के समान होगी। यही सोचकर जुम्मन शेख ने अलगू चौधरी से अपना बदला नहीं लिया। बच्चों, इसके बाद है बहुविकल्पीय प्रश्न और कौन बोला। यह अभ्यास आप स्वयं करेंगे। इसके साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।